तो गाइस फिर से एक बार आ गया हूँ मैं आपको परेशान करने के लिए इस्लाम का उदय वाले चैप्टर में। अभी ये हमारा सेकंड लास्ट पार्ट है दोस्तों। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर अर्थव्यवस्था, कृषि और वाणिज्य के बारे में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि अब तक की हमने वहाँ की राजनीतिक स्थितियाँ देखी कैसे बदलती जा रही थी, कभी कोई तो कभी कोई तो कभी कोई। लेकिन अब दोस्तों हम लोग ये देखेंगे कि इस्लामी समय में जब इस्लाम अपने चरम पर था या मध्य स्थिति पर था, तब दोस्तों वहां पर किस तरीके से जो है अर्थव्यवस्था स्थिति थी, कैसे लोग कमाई कर रहे थे, कैसे राज्य कमाई कर रहे थे, कैसे खेती हो रही थी, कैसे लोग रह रहे थे, कैसे शहरीकरण हुआ था, कैसे शहर थे दोस्तों वहां के। और सबसे बड़ी बात जो है हम लोग देखेंगे वो लोग व्यापार भी कहां से करते थे, किन किन देशों से करते थे। तो इस वाली हेडिंग को मैंने यहाँ पर टोटल 3 पार्टों में बांट करके रखा है। पहले नंबर पर हम लोग देखेंगे अर्थव्यवस्था और कृषि को मिलाकर के एक साथ में। फिर दोस्तों यहाँ पर मैंने शहरीकरण जो है लिखना भूल गया हूं मैं। शहरीकरण अभी आप अपने पास से समझ लो या मैं लिख देता हूँ शहरीकरण। तो शहरीकरण के बारे में भी देखेंगे। कहने का मतलब ये कि इनके शहर कैसे हुआ करते थे दोस्तों। और सबसे खास बात ये होगी फिर लास्ट में वो होगी हमारी वाणिज्य की, क्योंकि चाइना, भारत, सभी जगह से रेशम मार्ग से या फिर कह सकते हैं लाल सागर से दोस्तों सामान लाना ले जाना। मतलब आप सोचो कि उतने पुराने समय में कैसे यार नाव वगैरह चलती होगी, कैसे सब लेकर के जाते होंगे, जबकि ऐसा होता था। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि इस चैप्टर के बाकी सभी पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और दोस्तों वहीं पर क्लास 11 में जितने भी हिस्ट्री के चैप्टर हैं उन सभी को अगर आपको एक ही जगह पर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इस पेज का लिंक दिया हुआ है। आप वहाँ जाकर के सभी चैप्टर्स के सभी पार्ट्स जो है आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग इस्लाम का उदय वाले चैप्टर में खेती के बारे में, कृषि के बारे में। खेती या कृषि, देखो जैसे इस्लामिक सभ्यता में कई सारे साम्राज्यों में जो कई सारे राजा तो बेसिकली नहीं बोलेंगे, कई सारे खिलाफत वाले खलीफा हो गए या फिर कोई भी उनके शासनकर्ता आते गए, लेकिन उन्होंने खेती को बदला नहीं। इनकी जो मतलब प्रमुख व्यवस्था थी दोस्तों वो हमेशा खेती ही रहने दी। प्रमुख व्यवसाय यहाँ पर जो था वो खेती ही था। अच्छा, यहाँ पर कुछ छोटे किसान थे, कुछ बड़े किसान थे, लेकिन रहे हमेशा वो किसान ही। तो ऐसा नहीं था कि वो हमेशा से किसान थे। वो पहले पशु चारण करते थे, लेकिन बाद में धीमे धीमे खेती करना शुरू किया। खेती करने लग गए, इसके पीछे कई सारे रीजन थे। अच्छा, जब खेती करते थे तो उनसे टैक्स भी वसूला जाता था। ये अर्थव्यवस्था का पॉइंट आ जा रहा है। राज्यों को पैसा चाहिए ना, तो वो इनसे टैक्स वसूलते थे। और टैक्स वसूलने के लिए, कर वसूलने के लिए इन्होंने बड़े बड़े संपदा स्वामियों को लगा रखा था जो राज्यों की तरफ से टैक्स वसूलते थे। तो मतलब ओवरऑल जो खेती होती थी दोस्तों उससे पैसा निकाल करके राज्यों के हाथ में संपदा स्वामी लेकर के जाते थे। यहाँ पर दोस्तों ऐसा भी था कि पहले लोग पशु चारण करते थे। अब पशु चारण करने के लिए कोई अपनी जमीन तो होती नहीं है, पूरा एक बहुत बड़ा मैदान होता है, उस मैदान में कोई भी जाकर के अपना पशु चारण करा सकता है। मे भी जगह तय हो, लेकिन यहाँ पर फिर भी पशु चारण के लिए जो पहले खेती हुआ करती थी उसको जो है अब पारंपरिक खेती में परिवर्तित करने लग गए सारे लोग। और वो जो पारंपरिक खेती थी दोस्तों वो पूरे की पूरे गाँव की इकट्ठी साझी जमीन बन जाती थी। कहने का मतलब अब उस पर पूरा गांव खेती करेगा। ओके, इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर कई बार ऐसा हुआ, चौथा पॉइंट अगर आप देख पा रहे हैं ढंग से तो अगर आपको ये सबको दिखाई नहीं दे रहा तो आप ये जो फोटो है इसको आप बाद में जूम करके देख लेना और सारे पॉइंटों को समझ लेना। उसके बाद में आप लिख लो और लिखने के बाद में जो है आप एक एक पॉइंट पर नजर डालते जाओ। तो चौथा पॉइंट है यहाँ पर छोड़ी गई जमीन। अब छोड़ी गई जमीन का क्या मतलब है, देखो युद्ध हुए, धर्म युद्ध हुए दोस्तों, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे वहां पर झगड़े दंगे होते रहे। ऐसे में बहुत सारे किसान थे या बहुत सारे जमीन के मालिक थे, वो अपनी जमीन को छोड़ करके भाग जाते थे। तो उनकी जमीन जो है वो विशिष्ट वर्ग के मुसलमानों को दे दी जाती थी। विशिष्ट वर्ग के मुसलमानों में दोस्तों यहाँ पर खलीफा या उनके परिवार वाले व्यक्ति भी हुआ करते थे जिनको ऐसी जमीन, खूब ज्यादा जमीन जो थी वो दे दी जाती थी। तो हम लोग खेती के बारे में समझ रहे सब कुछ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर राज्य जो थे ना, राज्य वो दो तरीके से लोगों से डील करते थे। एक वो जो मुसलमान थे और एक वो जो मुसलमान नहीं थे। तो जो मुसलमान थे दोस्तों उनसे तो सिर्फ 10वां हिस्सा लिया जाता था टैक्स के रूप में, लेकिन जो नहीं मुसलमान थे उनसे कई बार आधे से 5वां हिस्सा भी लिया जाता था। आप कहेंगे मुझे समझ नहीं आया। इसका मतलब ये है कि अगर कोई मुसलमान एक
1 कुंटल यानी कि 100 किलो गेहूं जो है उपजाता है मुसलमान, तो उससे 10 किलो गेहूं राज्य ले लेगा और 90 किलो गेहूं उसको दे देगा। लेकिन वहीं पर अगर कोई गैर मुसलमान है, जैसे कि हमने बात करी यहूदियों की, ईसाइयों की, जो वहां पर रहते थे उस टाइम पर, ठीक है, कुछ कबीलाई जिन्होंने मुसलमान धर्म को स्वीकार नहीं किया था, उनसे दोस्तों 100 किलो पर 5वां हिस्सा यानी कि 20 किलो से लेकर के आधा हिस्सा यानी कि 50 किलो, ओवरऑल फिर से समझाऊं, 100 किलो में 20 किलो से लेकर के 50 किलो तक टैक्स वसूला जाता था। तो अब इस टैक्स से तो सारे मुसलमान परेशान होंगे, मतलब जो गैर मुसलमान है वो तो परेशान होंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा मैं अपना धर्मांतरण करा लेता हूं जिससे इस टैक्स से हम बच जाएं। इसके लिए इन्होंने खूब धर्मांतरण कराया। लेकिन जब धर्मांतरण कराने लगे, मुसलमान वो बनने लग गए, ठीक है, क्योंकि मुसलमानों से कम टैक्स वसूला जाता था, तो दोस्तों यहां पर प्रॉब्लम हुई कि राज्यों के कमाई में कमी आने लग गई। अब राज्यों की कमाई में जब कमी आने लग गई तो राज्यों ने भी जुगाड़ बनाया। उन्होंने क्या जुगाड़ किया, उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि धर्मांतरण को ही रोक दिया। कहा कि धर्मांतरण जो है अब से नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर भी ज्यादा इस पर कोई खास फर्क पड़ा नहीं, मतलब लोग करते रहे, चोरी छुपके किसी भी तरीके से मुसलमान बनने लग गए, क्योंकि उनके बैकग्राउंड की जो हिस्ट्री थी वो तो सबको पता नहीं थी कि आप हैं, फिर आपके दादाजी, फिर उनके दादाजी, उनके दादाजी। तो इस तरीके से फिर फाइनली इन्होंने एक समान कर लगा दिया राज्यों ने। जो भी खलीफा रहे होंगे, जो भी उम्मयद या फिर जो भी उनके शासनकर्ता रहे, इन्होंने दोस्तों एक समान कर लगा करके ये कोशिश की, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुसलमान हो, सबसे हमें एक बराबर इनकम आएगी। तो इतना तो रहा सब सारी ये जो राज्य है और दोस्तों खेती है, सारी मिली जुली बातें। लेकिन यहाँ पर जो इनकम आएगी, इस इनकम को इक्ता कहा जाता था, और इन्होंने क्या किया, इक्ता इकट्ठा करने वाले कई सारे अधिकारियों को नियुक्त किया। ऐसे अधिकारी जो इक्ता इकट्ठा करते थे वो सारे यहाँ पर नियुक्त किए गए। तो ओवरऑल आप आई थिंक समझ पा रहे होंगे ये सारी चीजें खेती के बारे में। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं, ये सारा काम करने से क्या खेती में कुछ अच्छा हुआ? जरूर अच्छा हुआ, खेती में अच्छा हुआ, लोग खुश हुए, बहुत ज्यादा खुश हुए, और खेती बहुत ज्यादा समृद्धशाली होती चली गई, बड़ी होती चली गई, उसका विशालता जो था ना वो बढ़ गया। क्योंकि लोग यहाँ के पहले पशु चारण करते थे, लेकिन अब यहाँ के लोग जो है खेती करने में इंटरेस्ट ले रहे थे। रीजन क्या था? रीजन दोस्तों ये था कि राज्य जो थे ना वो स्थिर हो रहे थे, मतलब जो शासनकर्ता थे वो अब स्थिर होते जाते रहे थे, जिसके कारण, स्थिर होने का मतलब आप क्या समझ रहे हो? स्थिर होने का मतलब ये है कि जैसे कभी कोई शासनकर्ता, कभी कोई शासनकर्ता, कभी कोई शासनकर्ता, सबकी अपनी अपनी प्रणालियां, लेकिन यहाँ ऐसा होने से बंद हो रहा था। जो शासनकर्ता आते थे वो स्थूल नियम बनाते थे, टिकाऊ नियम बनाते जा रहे थे, और आगे आने वाले जो शासनकर्ता थे वो नियमों को जल्दी परिवर्तित नहीं करते थे। तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट था। तो इससे दोस्तों नील नदी की घाटियों के आसपास के जितने भी इलाके थे वहां पर इन्होंने सिंचाई प्रणाली शुरू कर दी। सिंचाई प्रणाली से भाई आपको पता है खेती तो अच्छी होगी। इसके अलावा अब जहां पर नहीं हो पा रही थी, बांध बनाए, कुएं बनाए, नहरें बनाई, इन सारे कामों से दोस्तों राज्यों को बहुत ज्यादा मदद मिली अच्छी खेती करने में। और दोस्तों इन्होंने ये भी किया कि अगर कोई पहली खेती करता है तो उसे काफी हद तक छूट दी जाती थी, यानी कि पहली खेती पर ये लोग रियायत देते थे और खेती का विस्तार कराते थे। तो इस तरीके से खूब ज्यादा खेती का विस्तार हुआ। अब विस्तार हो गया, खेती में बोए क्या? तो खेती करने के लिए दोस्तों इन्होंने कई सारी फसलों को आयात किया यूरोप से, भारत से, चाइना से, जैसे कि कपास हो गया, संतरा हो गया, केला हो गया, तरबूज हो गया, पालक हो गया, बैगन हो गया। ऐसे टाइप की सब्जियों को खूब दूसरे देशों से आयात कराया और उनको अपने यहाँ खूब उगवाया। उगवाने के बाद में जब खूब उगी, खूब जम गई, खूब मतलब अच्छा मस्त ऐसा एकदम हर तरफ हरियाली हरियाली हो गई, तो उनको बेचना भी शुरू कर दिया, दूसरे देशों में निर्यात करना भी शुरू कर दिया। काफी अच्छा रहा दोस्तों ये खेती का माजरा। तो अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आता है खेती से संबंधित, तो दोस्तों आपको जितना भी मैंने यहाँ पर लिखा है इतने से ही आपका काम चल जाएगा। आपको बस ये देखना है कि किस प्रश्न में कितना लिखना है और क्या पूछा जा रहा है। आई होप आप खेती के बारे में समझ गए होंगे सब कुछ। तो गाइस जब हम लोग बात करते हैं इस्लामिक शहरों के बारे में, आप नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे शहरों की संख्या बढ़ती जा रही थी उसी तरीके से वहां की जनसंख्या भी बढ़ती जा रही थी। जनसंख्या को बढ़ने के पीछे दो आधार थे। पहला, सैनिकों की जो आबादी थी वो बसाई जा रही थी, क्योंकि सैनिक जो थे ना दोस्तों वो यहाँ की सबसे बड़ी प्रशासनिक रीढ़ थे, कह सकते हैं कि वो इन्हीं के दम पर जो है इस्लामिक साम्राज्य चल रहा था। तो आप देखेंगे यहाँ पर नए शहर जो थे वो अरब सैनिकों के लिए बसाए गए थे। दो जगहों पर खास करके शहर बसाए गए थे, पहले इराक में और दूसरे मिस्र में। इराक की बात करें तो इराक में दो जगह थी, कुफा और बसरा। यहाँ पर काफी सैनिकों के घर बसाए गए थे। और दूसरी जो जगह थी
वो थी मिस्र में फुस्तात और काहिरा। तो ये एक ऐसे शहर मान सकते हैं आप, या ऐसी जगह मान सकते हैं जो खास करके सैनिकों के लिए बसाए गए थे। अब दोस्तों अगर हम लोग बात करें इस्लामिक जनसंख्या की, तो इस्लाम के समय यानी कि इस्लाम शासन जब तक रहा तो वहां के जो नगर थे इन सबकी जनसंख्या दोस्तों 10 लाख के आसपास में पहुंच चुकी थी। और गाइस इन्हीं 4 नगरों की वजह से, जो कि जैसे कुफा हो गए, बसरा, फुस्तात, काहिरा, क्योंकि यहाँ पर सैनिकों का या नगरी जो जनसंख्या थी वो बढ़ रही थी, इसी कारण दमिश्क हो गया या इन्फान हो गया, समरकंद हो गया, ये भी बहुत ज्यादा उन्नति की अवस्था में आने लग गए। तो कुल मिलाकर के आप ये समझ सकते हैं कि जैसे जैसे शहरों की संख्या बढ़ी दोस्तों, वैसे ही जनसंख्या बढ़ने लग गई, और शहरों की संख्या बढ़ी खास करके अरब सैनिकों के लिए। अब जब अरब सैनिकों के घर बसने लग गए तो जो पुराने नगर थे दोस्तों वो भी काफी ज्यादा उन्नति तरक्की करने लग गए। अब जब शहर काफी ज्यादा समृद्धशाली हो रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, तो डिमांड भी बढ़ेगी। इसी डिमांड के चलते दोस्तों यहाँ पर खाद्यान्न निर्माताओं की, खाद्यान्नों की फैक्ट्रियों की दोस्तों काफी ज्यादा संख्या बढ़ी, और इनको कच्चे माल की आवश्यकता हुई। तो कच्चे माल के लिए दोस्तों वहां पर काफी सारी चीजें उन्नति होने लग गई। जैसे आप बात करें कपास की या चीनी की, तो इनमें काफी ज्यादा उत्पादन किया जाने लग गया। और अभी जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा कि कृषि में बहुत सारी चीजें जो थी वो उगाई जाने लग गई थी, बाहर से विदेशों से निर्यात की गई थी। तो इन सभी चीजों का असर जो है यहाँ पर पड़ा। अब तक आपने काफी कुछ समझ लिया। अब दोस्तों इनके व्यापार के बारे में भी थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि ये व्यापार कहाँ से कहाँ तक करते थे। तो व्यापार दोस्तों इनका जो था ना, ये राजनीतिक एकीकरण, खाद्य पदार्थ और विलास वस्तुओं की मांग बढ़ने के कारण इनके व्यापार में काफी ज्यादा इजाफा हुआ था। एक एक करके समझाता हूं ध्यान से। देखिए राजनीतिक एकीकरण का मतलब यहाँ पर यह बताया गया है कि जैसे जैसे बहुत सारे साम्राज्य, अलग अलग साम्राज्य जो थे वो स्थापित होते गए दोस्तों, वहां पर कुछ नई नई चीजें बनती चली गई और नए नए प्रकार के कारनामे किए जाने लगे, जिसके कारण काफी ज्यादा जो थी डिमांड होने लग गई वस्तुओं की। ऐसे ही खाद्य पदार्थों के कारण, जैसा कि आपने पीछे वाले भी पार्ट में पढ़ा था, यानी कृषि वाले पार्ट में, कि इनके ना खेती की काफी ज्यादा जो है निर्यात किया जाने लग गया था, आयात किया जाने लग गया था खेती के अलग अलग फसलों का। तो यहाँ पर अलग अलग फसलों का जब आयात होने लग गया तो दोस्तों लोगों के मुंह में ना काफी ज्यादा स्वाद लग गया अच्छी अच्छी चीजों को खाने का। तो इसके कारण खाद्य पदार्थ और विलास का मतलब होता है दोस्तों खूब सारी महंगी महंगी वस्तुएं जिनके बिना भी जिंदगी जो है आराम से जी जा सकती है। लेकिन आप देखेंगे कि रेशम के कपड़े जो हैं और सोने चांदी की बहुत ही कीमती आभूषण, हीरे जवाहरात जैसी चीजें जो हैं, ये सब कुछ विलासिता में आती हैं। तो ये इन लोगों को काफी ज्यादा पसंद आने लग गई थी और इन्होंने खूब मंगाया दूसरे देशों से। इसीलिए इनका जो व्यापार था ना वो काफी ज्यादा ऊंचा जाने लग गया। तो ये लोग व्यापार करते कहां से थे? इनके आसपास में अगर आप ये इस्लामी साम्राज्य को देखेंगे, इस मैप में देखेंगे, तो दोस्तों आपको दिखाई देगा कि इनके व्यापार के जो मुख्य केंद्र हैं वो भारत, चाइना, यूरोप और मध्यकालीन भारत के आसपास के जितने भी साम्राज्य हैं दोस्तों, इन सभी जगहों से हुआ करते थे। तो कह सकते हैं हम कि इन्होंने चीन, भारत तथा यूरोप के कई जगहों पर लाल सागर और फारस की खाड़ी के माध्यम से, यानी कि इन दोनों जगहों से समुद्री मार्ग से जो है खूब व्यापार किया। इसका मतलब खूब पत्तन वगैरह चलते होंगे, खूब जहाज वगैरह मस्त जाते होंगे। लेकिन मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि उस समय पर जब मोटर कार वगैरह जैसे मोटर इंजन वगैरह नहीं होते थे तो इतनी बड़ी बड़ी जहाजों को कितने आदमी मिलकर के चलाते होंगे। मे बी पाल वाला हिसाब किताब तो रहा होगा, लेकिन जब पाल नहीं चलती होंगी, हवा वगैरह नहीं बहती होगी, तो इनकी नाव कैसे चलती होगी? और फिर वो नाव तो रहता नहीं होगा, बड़े बड़े बेड़े, पत्तन जैसे जगह बड़ी बड़ी चीजें होंगी, मे बी हवा से ही चलती हूँ, जैसे भी चलती हूँ। लेकिन फिलहाल कहने का मतलब ये है कि लोग बहुत बड़ी बड़ी जहाजों पर जो है लाल सागर से होते हुए, आप ये लाल सागर देखिए, लाल सागर से होते हुए ये ईरान, इराक जैसे इलाकों से निकल करके अपने भारत, चाइना जैसी जगहों तक जाते थे। और तो और फारस की खाड़ी से भी होते हुए दोस्तों व्यापार करते थे, जिसको जिस जगह का रास्ता छोटा लगता था वहां तक जाते थे। करीबन 5 शताब्दियों तक इन्होंने खूब व्यापार किया है इन जगहों से। और दोस्तों ये लोग व्यापार के माध्यम से लाते क्या थे? खूब सारे मसाले, क्योंकि इनके यहाँ पर मसाले नहीं होते, ये बात हम सबको पता है दोस्तों। और साथ में कपड़े जो कि चाइना से खूब महंगे वाले रेशम वाले कपड़े यहाँ से तक जाते थे। चीनी मिट्टी की खूब वस्तुएं जाती थी। बारूद जो है एक ऐसा वर्ड है यार जो मतलब आतंकवाद वगैरह वाली चीजों को दर्शाता है। तो मतलब उस समय से चला आ रहा है आतंकवाद, आप समझ लो। खैर ऐसा नहीं है, कहने का मतलब ये है कि बारूद वगैरह जो है अपने पर्सनली बम, हथियार, गोले वगैरह बनाने के लिए लेते होंगे। तो बारूद, मिट्टी की वस्तुएं, चाइनीज मिट्टी की, मसाले, कपड़े इत्यादि चीजें जो थी उस टाइम पर भी खूब ले जाई जाती थी भारत से, चाइना से, यूरोप के कई पार्टों से। तो ये सारी चीजें थी।
लेकिन अगर आप नोटिस करोगे दोस्तों तो ये लोग यूरोपीय व्यापार जो था ना वो यहाँ के लोग नहीं करते थे, बल्कि वो लोग यहूदी लोग करते थे, जो कि आपको गेनिजा में अच्छे खासे पत्रों में देखने को मिल जाएगा, गेनिजा के पत्रों में। तो यूरोपीय व्यापार पर दोस्तों यहूदियों का हाथ था, या फिर कह सकते हैं कि वही लोग ये काम करते थे। और बहुत सारे यहूदी तो ऐसे थे जो डायरेक्टली आकर के भारत में बस गए थे, भारत से सामान लेकर के सीधा यूरोप भेजते थे। जबकि ज्यादातर यहूदी लोग क्या करते थे, पहले भारत या चाइना से सामान ले जाते थे और ले जाकर के अपनी जगहों पर ले गए और उसके बाद में फिर जो है उस सामान को आगे भेजते थे। अच्छा, इनकी वापस से एक बात कर लेते हैं जो मैंने अभी नहीं बताई, सोचा था नहीं बता रहा, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। ये लोग पता है यहाँ से भारत चाइना से बहुत सारा सामान लाते थे और ले जा करके अपना, जैसे कि वर्षा हो गया या फिर फुस्तात हो गया, इन सभी जगहों पर ले जाने के बाद में वहां तक की जो है जहाज से सामान इकट्ठा किया, ले गए, फिर वहां से ऊंट वगैरह से जो है सारे सामानों को उठा करके फिर अपने आगे शहर के अंदर, देश के अंदर काफी गहराई तक में ले जाया करते थे और वहां जाकर के इसको संग्रह करते थे, मतलब सामान को इकट्ठा करके रखते थे, फिर धीरे धीरे बेचना हुआ या उपयोग में लेना हुआ, इस तरीके के कार्य करते थे। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि पहले भारत से लेकर के जहाजों से सामान गए, फिर जहाजों से वो सामान ऊंटों के जरिए, बड़े बड़े हाथियों के जरिए जो है आगे तक ले जाया करते थे। लेकिन अगर आप एक और बात नोटिस करोगे जो कि पूर्वी व्यापार के बारे में है, तो आप सबसे पहले इसमें समझो कि एक तो हो गया आपके ये इधर साइड वाले लोग, दूसरे हो गए पूर्वी लोग। ये जो पूर्वी लोग हैं, ईरानी इराकी लोग दोस्तों, ये लोग जो थे ये चाइना तक जाते थे रेशम मार्ग के जरिए। रेशम मार्ग का नाम आपने भी हाल फिलहाल में खूब सुना होगा, बहुत ज्यादा इसकी चर्चा रहती है हर समय। तो रेशम मार्ग जो है, आप मुझे इस मैप में बताइए कहां से कहां तक है। आई थिंक आपने बता दिया होगा, लेकिन नहीं बता पाए तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला जो मार्ग है ये दोस्तों रेशम मार्ग है सारा का सारा। तो रेशम मार्ग के जरिए जितने भी ईरानी लोग हुआ करते थे वो चाइना तक कनेक्ट रहते थे। अच्छा, इनका जो जरिया था ना, मतलब जिसके जरिए लोग जो है व्यापार करते थे, वो था दोस्तों सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के। मतलब इनके समय पर काफी ज्यादा सोने और चांदी के सिक्के प्रचलन में आ चुके थे। ये लोग खुद के सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के जैसी चीजों को छपवाते थे, बनवाते थे और उससे जो है व्यापार को आगे बढ़ाया करते थे। इनके यहाँ पर दोस्तों कई सारी चीजें बैन भी थी, जैसे कि किसी को उधार नहीं देना है, ब्याज पर पैसे नहीं देने हैं। लेकिन इन लोगों ने चोरी चुपके जो है इस तरीके की प्रणाली बनाई हुई थी कि पैसे वगैरह उधार दे देते थे और उसके बदले में दूसरे टाइप के सिक्के ले लेते थे जिनकी वैल्यू काफी ज्यादा हुआ करती थी। उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि आपने 5 रुपए का वो पुराना वाला सिक्का देखा होगा और ये 5 रुपए का नया वाला सिक्का देखा है। दोनों की वैल्यू अभी हम लोगों के लिए 5 ही रुपए है, लेकिन मान लो कि जो पुराना वाला सिक्का है वो 5000 का है और नया वाला जो सिक्का है वो सिर्फ 5 रुपए का है। मतलब उस पर लिखा तो सिर्फ 5 ही रुपए है, लेकिन अगर हम उसको बेचेंगे पुराने वाले को तो 5000 का बिकेगा। तो इस हिसाब से अगर मैं आपको नया वाला सिक्का देता हूं तो ब्याज के तौर पर मुझे नया वाला सिक्का 5 का नहीं चाहिए, पुराना वाला चाहिए। और अगर कोई मुझे पकड़ने भी आएगा तो मैं बोलूंगा भाई मैंने तो 5 रुपए दिए थे, 5 रुपए तो ले रहा हूं। तो इस तरीके के कारनामे भी जो है ये लोग काफी ज्यादा किया करते थे, क्योंकि ब्याज पर लेन देन जो है वो इनके यहाँ पर बैन हुआ करता था। तो यही सारी कहानी है दोस्तों इनके व्यापार की और इसके साथ में इनके शहरीकरण की, शहर के नक्शों की और खेती की। आई होप आपने सारे पार्ट समझ लिए होंगे। अगर आपको सारी चीजें समझ में आ गई तो मुझे कमेंट बॉक्स में FOG करके जो है अपनी कमेंट, अपनी बात बताना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आप ये वीडियो अभी तक भी देख रहे हैं तो ये बात जो है FOG हैशटैग के साथ में कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों मैं बहुत ज्यादा आभारी रहूंगा कि आपने जो एक कमेंट कर दिया। और इस चैप्टर के बाकी सभी पार्ट्स, बाकी सभी जो दूसरे चैप्टर्स हैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप दूसरे पार्ट्स को या दूसरे चैप्टर को भी एक्सेस कर सकते हैं। साथ में जो इसके इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के नोट्स हैं, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। आप वहां से जो है उनको भी बाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत ही कम कीमत, 1 कप चाय की कीमत के बराबर हम लोगों ने उसको रखा हुआ है। तो आराम से आप जो है उसको परचेज करके अपनी स्टडी को काफी ज्यादा आसान बना सकते हैं। और इसी के साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों तक बिल्कुल भी ना भूले। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वाले पार्ट में, जहां पर हम बात करेंगे इनके विद्या केंद्रों के बारे में। तो मैं गुड बाय, टेक केयर।